अरे भैया इस बार आतंकवादी न मारे हमने। इनके 11 पोर्ट उड़ा दिए हमने। इनके जो एयरबेस थे 11 वो उड़ा दिए हमने। इतने मेन थे, वो टैक्टिकल वेपन्स रखे रहते हैं वहां पे। एक इनका सरगोदा है, सरगोदा के बराबर में किराना हिल्स है, किराना हिल्स पे इनके टैक्टिकल जो वेपन्स रखे हैं वहां तक स्ट्राइक कर दी हमने। और सुनने में ये आया वहां पे लीकेज हो गई है। इन्होंने गांव के गांव खाली करा लिए। अमेरिका से प्लेन आया उसे रिपेयर करने के लिए, चाइनीज, ना कि इंडिया से। अब जब तुमने वो बफर जोन ही खत्म कर दिया तो अब सीधे टेरिटरी चाइना की हमसे जुड़ गई। इसी वजह से तो वो अक्साई चीन ले पाया हमसे। इसी वजह से तो वो झगड़ा कर पाया 1962 में हमसे। आप रोजा रख नहीं सकते हो, दाढ़ी रख नहीं सकते हो, और तो और मस्जिदों के अंदर जो मस्जिदें थी वहां की सारी नेस्तनाबूद कर दी। एक जो बड़ी मस्जिद थी अभी रिसेंटली चाइना ने उसे लाइब्रेरी बना दिया। पाकिस्तान और तुर्की जो अपनी आप को ऑटोमन एम्पायर कहता है और खलीफा कहता है अपने आप को, आज तक ना पाकिस्तान ना ही तुर्की उस शिनजियांग के मुस्लिमों के बारे में कभी उनके हक में, कभी उनके समर्थन में, कभी कुछ नहीं बोले। यार मेरा धंधा खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। तो देश गर्त में जाता है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी पिक्चर फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान का आपस का मसला है। बेशक मैं इंडिया में रहता हूं, बेशक इंडिया मेरी जान बचा रहा है, बेशक इंडिया की टेरिटरी में रह के मैं सुरक्षा महसूस करता हूं, उसके बावजूद भी मैं इंडिया के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्टार्क एक बार फिर से आपके सामने हूं। हम लेटेस्ट अपडेट पे के लिए लेके आए हैं आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें वास्तव में जीता कौन है। तो हमारे साथ दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी हमसे सवाल जवाब करेंगे। दिवाकर जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया। और दोस्तों फिर से मैं आप सबकी आवाज़ हूँ और यहाँ पर भैया से बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस विषय में मैं सवाल पूछने वाला हूँ। वो सारे सवाल जो आपके जहन में है, एक आम आदमी के जहन में है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि सारे सवालों का जवाब भैया से निकलवा पाऊँ। तो भैया सबसे पहले तो देखिए, ये बात बहुत सामने आ रही है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भारत जो है वो जंग मैदान में जीत गया है लेकिन टेबल पे हार गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाइए, और जितने भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं सारी चीज आज क्लियर कर लीजिए। दिवाकर जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि हम जंग मैदान में जीत गए और टेबल पे हार गए। मैं कह रहा हूँ हम दोनों जगह जीते हैं। सबसे पहले तो जंग की बात कर लें और ऑन द फील्ड की बात कर लें। फील्ड में हमने सबसे पहले इन्हें 1947 में हराया, फिर 1965 में आगे हराया इन्हें हमने, फिर 1971 में तो हमने इसे इतना बुरी तरीके से हराया था कि इनकी हमने पतलूने तक निकाल दी थी। पतलूने निकाल दी थी, 94,000 सैनिकों से सरेंडर करवा दिया था, सभी से नाक रगड़वा दी थी और इनके देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। और ये बात कर रहे हैं जंग जीत गए। 3 जंग तो तभी कंटिन्यू हार गए। चौथी जंग 1999 में जो आतंकवादियों को अपने साथ इनकी आर्मी ने मिलकर हमारे साथ लड़ी, वो चौथी 99 में कारगिल वाली भी हार गई है। जब 4 हार गए, परवेज मुशर्रफ था, जनरल थे, उन्हें तक हमने गिरा लिया। अब ये उसके बाद आप देखो कि 4 कंटिन्यू ये पूरी हिस्ट्री में हमसे हारते गए, जंग हारते गए। इन्होंने 2016 में जब मोदी की सरकार आई तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज के उरी हमला करवाया हमारे यहाँ पे। हम इनके घर में घुसे, हमने वहां पे पीओके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी और इनके इतने सारे आतंकवादी मारे आए हम। तब किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। 4 जंगों पे किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। आज कैसे वो उठा दिया इन्होंने। पुलवामा हुआ, पुलवामा में इन्होंने हमारे सैनिकों की गाड़ी उड़ा दी। अफरीदी कितना भी डांस करता रहे वहां पे, गाड़ी पे चढ़ के डांस कर ले, कितनी करता रहे। अरे भूखे नंगों की कौम है, डरपोक कौम है ये। इन्हें पता है कि अगर हमने कह दिया हाँ हार गए हम, तो इनकी जनता वहीं की इन्हें गंजा कर देगी मार मार के। जो इन्होंने भस्मासुर पैदा किया था इंडिया के लिए, और वो इन्हें स्वयं को स्वाहा कर रहा है। वो आप बिल्कुल ये भूल जाए कि ये जीते होंगे। अरे भैया इस बार आतंकवादी न मारे हमने। इनके 11 पोर्ट उड़ा दिए हमने। इनके जो एयरबेस थे 11 वो उड़ा दिए हमने। इतने मेन थे, वो टैक्टिकल वेपन्स रखे रहते हैं वहां पे। एक इनका सरगोदा है, सरगोदा के बराबर में किराना हिल्स है, किराना हिल्स पे इनके टैक्टिकल जो वेपन्स रखे हैं वहां तक स्ट्राइक कर दी हमने। और सुनने में ये आया वहां पे लीकेज हो गई है। इन्होंने गांव के गांव खाली करा लिए। अमेरिका से प्लेन आया उसे रिपेयर करने के लिए। जंग हमने 2 दिन के अंदर ही जीत ली। इनकी रिक्वेस्ट पे इनके डीजीएमओ का फोन आया कि भाई साहब रोक दो, लीकेज हो रही है, फिर बात करेंगे टेबल पे, पहले इस लीकेज को शुरू करने दो। मैंने गांव खाली करवा दिए हैं अपने। मेरा हजारों लोग, लाखों लोग मर सकते हैं। जापान के बाद फिर से ये जैसी त्रासदी वहां पे आई थी नागासाकी, हिरोशिमा में, वैसी कहीं त्रासदी ना आ जाए, इस वजह से रुके थे हम।
ऑपरेशन सिंदूर अभी भी स्टिल ऑन है, वो जस्ट रुका है कुछ समय के लिए, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान कोई बदतमीजी करेगा, गिरा गिरा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब तक वो आतंकवादियों को अपने यहां पे पनाह देना, संरक्षण देना, उन्हें पालना पोसना बंद नहीं करेगा। ऐसे ही निपटाएंगे जैसे निपटा रहे हैं घर में घुस के। और सुन ले बा अफरीदी, तुझे ही कह रहे हैं हम, सुन ले, तुझसे भी निपटा जाएगा बाद में। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। आपने जो बोला है ना, कसम से जोश तो मुझे भी आ गया। और अब दूसरी बात कर लेते हैं भैया। देखिए, ये जो चीजें हैं आपके स्तर पे, पता है लोगों में इतनी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में कि भैया मोदी जी ने सीज फायर क्यों कर दिया, जंग करके पीओके अलग क्यों नहीं करा। ऐसा है, ये सबसे पहले जंग पाकिस्तान के खिलाफ थी नहीं, ये जंग थी आतंकवादियों के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने जब हमारी टेरिटरी में आए आतंकवादी, तब वो आतंकवादियों ने हमारे 26 हिंदुओं को मारा, चुन चुन के उनकी औरतों को छोड़ दिया, और उनका सिंदूर उजाड़ दिया और कह दिया था कि जाओ मोदी जी को जाके बता देना। तो मोदी जी ने तो बता ही दिया उन लोगों को। मसूद अजहर के 12 लोग, 12 उसके परिवार के, उसके सामने उड़ा दिए। क्या कर लिया उसने? अब वो तिल तिल करके मरेगा और रोज मरेगा। उसकी जितनी भी वो नस्लें पाल रहा था अपने यहाँ आतंकवादियों की, सब उसे देखेंगे कि इसका पूरा परिवार उड़ गया, कल को हम युद्ध में जाएंगे आतंकवादी बन के, हमारा ही पूरा परिवार उड़ जाएगा और हम भी उड़ जाएंगे। पाकिस्तान जो ये आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहां बनाए हुए है, वो उसी के द्वारा पोषित है, इसलिए वो उन्हें बचाने आ गया। और जब पाकिस्तान बचाना आया तो हमने पाकिस्तान से निपट लिया कि जितने भी एयरबेस थे वो उड़ा दिए, जहां भी लॉन्च हो रहा था वो सब उड़ा दिए हमने। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने लीनियंटी बरती? आप कैसे कह सकते हैं कि हमने रोक दिया? हमारा टारगेट था, अचीव कर लिया। हाँ, वो जो आप टारगेट कह रहे हो बड़ा वाला, वो टारगेट भी आएगा, पीओके लेने वाला या बलूचिस्तान को आजाद कराने वाला, वो भी आएगा। अब भैया ये बात भी आगे मुझे लगता है लोगों में क्लैरिटी आई होगी पीओके को लेकर। अच्छा भैया, दूसरी बात आ रही है, जो सबसे बड़े पाकिस्तान के अलायंस निकल के आए हैं, जो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, जैसे कि चाइना हमसे कितना ज्यादा ट्रेड करता है, हमें कितनी ज्यादा चीजें हम उससे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम करते हैं। और दूसरा टर्की, जो कि टूरिज्म के नाम पर हमारे लोगों को अपने यहाँ बुलाता है, हमारे यहाँ से पैसे लेता है और हम ही पे ड्रोन भेज रहा है। जैसे चाइना हम ही पे फाइटर जेट भेज रहा है। भाई इन दोनों को इंडिया या भारत सरकार या भारत के लोग किस तरीके से इन चीजों का सामना करेंगे, खासतौर से पाकिस्तान और टर्की का? देखिए, मोदी जी को अपनी डॉक्ट्रिन थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। वो अभी बदलेंगे, कुछ दिनों बाद बदलेंगे, या हो सकता है बदल चुके हों और उसे इम्प्लीमेंटेशन अब होता हुआ हमें दिख जाए। सबसे पहले चाइना पे बात करते हैं। चाइना पाकिस्तान को हेल्प क्यों करता है? चाइना पाकिस्तान को हेल्प इसलिए करता है क्योंकि चाइना को ये बात पता है कि अगर इंडिया जैसे वो हल्के हल्के डेवलपिंग कंट्री की ओर जा रहा है, वर्ल्ड की वो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है, और उसके यहाँ मेरे यहाँ से यानी कि चाइना के यहाँ से जितनी भी इंडस्ट्री उखड़ रही हैं, वो सारी की सारी इंडिया में या उसके आसपास की कंट्री में जा रही हैं। तो उसे डर है कि इंडिया इतना विशाल कंट्री है, जनसंख्या बहुत अच्छी है, प्लस हिंद महासागर बिल्कुल उसके पे वो कब्जा रखता है अपना पूरा, और उसका मालिकाना हक रखता है। तो उसे ये डर है कि अगर इंडिया के सारे लोग इन्हीं कामों में लग गए, धंधे वाले कामों में ही लग गए, तो जो चाइना में जो धंधा आ रहा है वो धंधा कहीं शिफ्ट ना हो जाए, यानी कि यूरोपियन यूनियन वहां से अपना धंधा शिफ्ट ना कर दे, या अमेरिका शिफ्ट ना कर दे, या अन्य कंट्री भी वहां से शिफ्ट ना कर दें। उसे डर है इस बात का। तो इसलिए वो ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में इन्हें फंसाए रहो, और वो पाकिस्तान के माध्यम से हमारे यहाँ पे कभी दंगे करवाने की कोशिश करता है, कभी फैक्ट्रियों में आग लगवा देता है, कभी हिंदू मुस्लिम करवा देता है, कभी आतंकवादी भिजवा देता है। तो उसका यही काम है कि वो इन्हें इसी में बिजी रखो, इनकी सरकार को, वो फोकस ही ना कर पाए धंधे पे, वो फोकस ही ना कर पाए अपनी इकोनॉमी पे, वो फोकस ही ना कर पाए इस चीज पे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ये फोकस इसी चीज पे रह जाए इनका, हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे रोके, हमारी सरकार कैसे बनी रहे, और पाकिस्तान से कैसे निपटे, चाइना से कैसे निपटे, वो धंधे पे फोकस ना करें बस। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया तो जवाहरलाल नेहरू साहब की सरकार थी, क्योंकि उन्हें अपने पड़ोसियों से बहुत झगड़ा नहीं करना था, तो उन्होंने उसे कहा लेट इट गो, जाने दो इसे, हम अपने किसी भी पड़ोसी से उसके झमेले में नहीं फंसेंगे। तो वहाँ पे जो भी बौद्धिस्ट थे उन्हें मारा, भगाया, मार दिया, जेनोसाइड कर दिया, जेल में डाल दिया। दलाई लामा उसी समय भाग के इंडिया में आ गए थे। तो यहाँ तक चलो ठीक था, लेकिन
हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया और ये घोषणा कर दी कि तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना। ये सबसे पहले चाइना का पार्ट हम नहीं माना इंडिया ने। अरे तुम एक चीज को रोक नहीं रहे, उसकी बदतमीजी को नहीं रोक रहे। वहां पर जेनोसाइड हो रहे हैं तिब्बत के अंदर और उन्होंने पूरा तिब्बत कब्जा लिया, और जबकि चाइना और इंडिया के बीच में वो तिब्बत बफर जोन का काम करता था कि सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो तिब्बत से लड़ेंगे वो चाइनीज, ना कि इंडिया से। अब जब तुमने वो बफर जोन ही खत्म कर दिया तो अब सीधे टेरिटरी चाइना की हमसे जुड़ गई। इसी वजह से तो वो अक्साई चीन ले पाया हमसे, इसी वजह से तो वो झगड़ा कर पाया 1962 में हमसे, और हमारी वो अक्साई चीन ले गया वो पूरा। तो हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक है, खैर ये हम पीछे जाके सही नहीं कर सकते उसे। तो आपको तिब्बत पे जो आपका सिद्धांत है, जो आपने बना रखा है, डॉक्ट्रिन बना रखी है, उसे चेंज करना पड़ेगा। आपको तिब्बत की सरकार को मान्यता दो और वहां पे उनकी आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद करो। आप उनका काउंसलेट इंडिया में खुलवाओ, तिब्बतियों का काउंसलेट इंडिया में खुलवाओ। वर्ल्ड में उनकी फ्रीडम के लिए आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी अमेरिका के द्वारा या अन्य मित्र कंट्रियों के द्वारा, और आपको मदद करनी पड़ेगी। तो आप अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करो। ऐसी आप अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करो ताइवान पे। ताइवान को वो अपना पार्ट मानता है, जबकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये ताइवान हो गया, और तीसरा बचता शिनजियांग। जो शिनजियांग है, वहां पे उइगर मुस्लिमों पे इतना हमला किया जाता है, तो आज तक इंडिया ने कभी भी उसके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोला। तो लेके जाओ ना वर्ल्ड मीडिया में, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो उस पर आप बोलते नहीं हो कभी भी। तो आपको तीनों अपने डॉक्ट्रिन चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके आप चाइना को काउंटर कर सकते हो। तो भैया आपने जैसे कि बताया कि चाइना में इस तरीके की चीजें हैं जिसमें हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी भारत सरकार को। एक दूसरी चीज भी है चाइना को लेकर भैया, कि चाइना में वेगर मुस्लिम्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन ना भारत के मुस्लिम कुछ कहते हैं, ना पाकिस्तान के, ना सऊदी अरेबिया के, ना कहीं के भी, जो कि टर्की जो कि अपने आप को बहुत खलीफा मानता है मुसलमानों का, वो भी कुछ नहीं बोलता। तो इस पे क्या करना चाहिए और इस मुद्दे को कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत को लेकर आना चाहिए? एक्चुअली क्या है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, ये लड़ाई है धंधे की। अब पाकिस्तान को पे पैसा तो है नहीं, इंडस्ट्रीज तो है नहीं, ऑलरेडी वो FATF की ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो IMF की जो शर्तें हैं या वर्ल्ड बैंक की जो शर्तें हैं उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाता। वो कहते हैं कि आतंकवाद हटाओ, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ, वो कहते हैं कि टैक्सेस नए बढ़ाओ, तो वो करता ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। आप ये कह रहे हो कि शिनजियांग में जो मुस्लिम हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये देखो, शिनजियांग के अंदर जो उइगर मुस्लिम हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा प्रताड़ित मुस्लिम कहीं और नहीं होगा। वहाँ पे उन्हें रोज़ा रखने नहीं दिया जाता, उन्हें दाढ़ी रखने नहीं दी जाती, उन्हें स्पेशल हिदायत है कि शिनजियांग प्रांत के आप बाहर निकल ही नहीं सकते, आप रोज़ा रख नहीं सकते हो, दाढ़ी रख नहीं सकते हो। और तो और मस्जिदों के अंदर जो मस्जिदें थी वहाँ की सारी नेस्तनाबूद कर दी। एक जो बड़ी मस्जिद थी अभी रिसेंटली चाइना ने उसे लाइब्रेरी बना दिया। पाकिस्तान और तुर्की जो अपनी आप को ऑटोमन एम्पायर कहता है और खलीफा कहता है अपने आप को, आज तक ना पाकिस्तान ना ही टर्की उस शिनजियांग के मुस्लिमों के बारे में कभी उनके हक में, कभी उनके समर्थन में कभी कुछ नहीं बोले। तुम इंडिया के मुस्लिमों की तो बात कर रहे हो, लेकिन जब शिनजियांग के मुस्लिमों की बात आती है तो तुम कुछ नहीं बोलते हो। ना टर्की बोलता है, ना वर्ल्ड का और कोई कंट्री बोलता है। तो इसका तो मतलब ये हो गया धंधा फर्स्ट, कि तुम्हारी चाइना से नीड है और चाइना को तुमसे नीड है। ये तो चाइना का मुद्दा हो गया है और आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको सामने रखा है। टर्की के ऊपर बात आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि टर्की जो है बड़ा भारी खलीफा बनता है और जब जरूरत होती है तो भारत को याद करता है, टूरिज्म बढ़ाना हो तो भारत को याद करता है, अर्थक्वेक आ जाए तो भारत की मदद चाहिए, लेकिन जब साथ देने की बात आए तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं देता बल्कि हमारे ऊपर ड्रोन भी मारता है। तो इसमें हम टर्की को किस तरीके से, और जो बहुत बड़े खलीफा बनते हैं अर्दुगन, इनको कैसे हम ऑटोमन एम्पायर में वापस पहुंचा सकते हैं? देखो अब ये कवर में इन्होंने आखिरी पैर रख लिया है आपने,
कभी भी इनकी राम राम हो जाएगी, राम नाम सत्य होगा इनका, तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ देते हैं। हाँ, हम एज ए भारतवासी, आप बायकॉट टर्की, टर्की में ना कोई घूमने जाएगा, न टर्की से कोई माल मंगाएगा, न टर्की को कोई माल बेचेगा। सेम आपको अजरबैजान के साथ करना है, सेम आपको चाइना के साथ करना है। आज की डेट में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि बिना पैसे के आपकी सरकार चल ही नहीं सकती, आपकी कोई धार्मिक गतिविधि नहीं चल सकती, आपका कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। तो आप इनके साथ धंधा करना छोड़ दो, उन्हें विजिट करना छोड़ दो, हमारे टूरिस्ट जाना छोड़ देंगे। अरे टर्की क्यों चल रही है? टर्की एक टूरिज्म हब है। अजरबैजान क्या टूरिज्म हब है? आप इन्हें पैसे ही मत दो, आप इनके यहाँ जाओ ही मत। जैसे मालदीव घुटनों पे आ गया था और रिक्वेस्ट करने लगा था भारत सरकार से, मोइजू सरकार मां की, कि हमसे गलती हो गई और नहीं नहीं इंडिया हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, और भाई हम आप ही के साथ रहेंगे, चाइना से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जैसे वो घुटनों पर आ गया था, ये भी घुटनों पर आ जाएंगे। आप बायकॉट करो, टोटल बॉयकॉट। पाकिस्तान का दोस्त हमारा दुश्मन, पाकिस्तान का दोस्त चाइना हो या टर्की हो या कोई और हो, हमारा दुश्मन है वो। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि भैया ने साफ कह दिया कि भैया बायकॉट करो, और जितना आप इनको एक तरफ रख दोगे, इनको अकेला अलग थलग कर दोगे, ये अपने आप ही घुटनों पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बात तो हो गई है कंट्रीज की। दूसरी बात, जो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उन कमेंट्स को पढ़ के ही मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि यार ये चीज जो है वो भैया से पूछनी चाहिए। तो भैया हमारे जो बहुत सारे मीडिया हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं एनिमी का रोल अदा करते हैं। जब देश युद्ध में उलझा हो तो कम से कम उस टाइम आप पॉलिटिक्स मत करो, उस टाइम आप कोई ब्लेम का गेम मत करो, और उस टाइम ना सरकार को क्रिटिसाइज करो, ना प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करो। लेकिन देखा जा रहा है साफ साफ कि सेलिब्रिटी अपना फैन बेस बचाने में लगे हुए हैं, जर्नलिस्ट अपना लेफ्टिस्ट गेम खेलने में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ फिर भी एक प्रेम संबंध बनाने में लगे हुए हैं। इनको कैसे भारत सरकार को और हम जैसे यूथ को और हम जैसे कॉमन नागरिक को एज ए इंडियन इनको देखना चाहिए और इनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, इस चीज को थोड़ा स्पष्ट करिए, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करें और इन लोगों को सबक सिखाएं। देखिए, जहाँ तक बॉलीवुड की बात है, तो बॉलीवुड के बारे में तो यही कहते हैं बॉलीवुड वाले, चाहे वो हीरो हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या कोई भी हो, क्योंकि उनकी फिल्में सरहद पार भी देखी जा रही हैं, तो उन्हें हमेशा ना ये लगा रहता है कि यार मेरा धंधा खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। तो देश गर्त में जाता है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी पिक्चर फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान का आपस का मसला है। बेशक मैं इंडिया में रहता हूं, बेशक इंडिया मेरी जान बचा रहा, बेशक इंडिया की टेरिटरी में रह के मैं सुरक्षा महसूस करता हूं, उसके बावजूद भी मैं इंडिया के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी देशद्रोही मानसिकता है ऐसे लोगों की, अपने जो फिल्मी स्टार हैं, कि पाकिस्तानियों में और इनमें मैं अंतर नहीं समझता। सेम क्रिकेटर हैं हमारे, कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, कोई भी, चाहे वो फिल्म दुनिया का हो या वो क्रिकेट का हो, कोई भी इंडिया के फेवर में बयान देने ही नहीं आया। और वहां का वो चोर शाहिद अफरीदी, आप ये देखो कि वहां पे वो जुल्लूस निकाल लेगा, हम जीत गए। अबे घंटा जीत गए, 4 युद्धों में हरा दिया, 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, गिरा गिरा के तुम्हें मार लिया, तुम्हारे 2 टुकड़े कर लिए। 1971 में तुम्हारी पतलूनें निकलवा दी हमने। बिल्कुल सही कहा भैया। जो सेलिब्रिटी है भाई, ये नाम के सेलिब्रिटी हैं, असली सेलिब्रिटी आपके वो हैं जो सरहद पर खड़े होकर आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल दूसरी चीज आ जाती है भैया, सेलिब्रिटी हो गए। अब मैं जैसे कि कह रहा था, जर्नलिस्ट, जो कि जब समय, इस टाइम क्या युद्ध का समय है, आपको देश का साथ देना चाहिए, देश का मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए, सोल्जर्स का, हमारे प्रधानमंत्री का। लेकिन ये लोग भी क्या कर रहे हैं ना, वही वाला गेम खेल रहे हैं और पाकिस्तान को बेचारा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई मर रहा है तो उसे इनोसेंट बता रहे हैं। कुछ ऐसे मैंने जर्नलिस्ट देखे हैं, लेडी जर्नलिस्ट है वो, और फिलहाल उसको बैन कर दिया, जो कि यहाँ तक कह रही है कि पाकिस्तान में भारत ने कोई आतंकवादी मारा ही नहीं, इनोसेंट लोग मारे हैं। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए भारत सरकार? एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत हरामखोर पत्रकार हैं, जो पाकिस्तान के से जब उन पे पैसा आता है तो पाकिस्तान के हक में बोलने लगते हैं, और वो पाकिस्तान पोषित हैं। ये कौन नहीं जानता, चाहे वो हमारी वायर की संपादका हों हमारी, या हमारे रवीश कुमार जी हों। इन 2 लोगों से ऐसे उल जलूल देशद्रोही हरकतें
ये ऐसी हमेशा से करते रहे, आपसे नहीं, शुरू से करते रहे। इन्हें कभी भी इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। कम से कम ये तो चेक कर लो इनके बैंक अकाउंटों में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो चेक कर लो इनके चैनलों पे के लिए कौन इन्हें स्पॉन्सर्ड कर रहा है, चेक तो करो जरा एक बार। तो मेरी नज़र में तो भाई अगर देश में रह के देश के खिलाफ कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भैया जर्नलिस्ट हैं जिनको एक तरीके से गोदी मीडिया कहते हैं, एक दूसरे जर्नलिस्ट हैं जिनको कहते हैं चाटुकार। तो इनके बीच का कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो कि दोनों तरह का मतलब एक न्यूट्रल बात करे कि हाँ भाई गवर्नमेंट अगर गलत है तो उसे क्रिटिसाइज करो किसी चीज के लिए कि भाई वो गलत कर रही है लोगों के साथ। अगर युद्ध की कगार पर पूरा देश खड़ा हुआ है तो कम से कम उस टाइम छोड़ दो आप, और उस टाइम देश का भी साथ दो, प्रधानमंत्री का भी, फौज का भी और लोगों का भी। नहीं, इस समय आपको जो जरूरत थी वो जरूरत थी देश की सेना के साथ खड़े होने की। आप ये कह रहे हो कि हमारी सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे कर रही है वो कह रही है हमने 11 बेस उड़ा दिए, वो ये कह रही है कि हमने इतने आतंकवादी उड़ा दिए। इसका मतलब आप सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, यानी सेना के जो अधिकारी हैं सारे झूठे हैं। तो आपका तो कहने का मतलब ये हो गया, तो यानी आप उनसे ज़्यादा ईमानदार हो, आप उनसे ज़्यादा देशभक्त हो, जो सरहद पे गोली खा रहे हैं, जिनके परिवार इंतजार कर रहे हैं मेरा बच्चा आएगा, और पता चला वो बच्चा पाकिस्तान के हमले में उड़ गया, उनकी मिसाइलों में उड़ गया। उन्होंने जो बलिदान दिया तो आप उस बलिदान की मजाक उड़ा रहे हो। तो मेरी नज़र में तो देशद्रोही, इनकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हम इस तरीके के टॉपिक बनाते रहें, उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। आप प्लीज़ अजय स्टार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दिवाकर जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।